एकादश के सभी बच्चों का अर्थशास्त्र के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि अर्थशास्त्र का हमारा क्या पाठ्यक्रम है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में खंड का है सांख्यिकी, और वो भी ख़ास तौर से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसमें हम इकाई 1 में पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसकी संभावनाएं, कार्य और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रहण, उसके आंकड़ों के कौन कौन से स्रोत होते हैं, प्रारंभिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या क्या होते हैं, आधारभूत आंकड़े किस तरह से एकत्र किए जाते हैं। यहाँ आधारभूत आंकड़ों से तात्पर्य प्रारंभिक आंकड़ों से ही है। निदर्शन यानी कि सैंपलिंग का सिद्धांत क्या होता है, और निदर्शन एवं गैर निदर्शन की त्रुटियां, गलतियां क्या क्या होती हैं। विनिमय आंकड़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोत भी कौन कौन से हैं, ये हम जानेंगे। और फाइनली भारत की जनगणना और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है, जिसे हम NSSO बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है। तो इकाई 1 में पहला तो टॉपिक था आंकड़ों का संग्रह, दूसरा है आंकड़ों को व्यवस्थित कर होता है। फिर उसके बाद में हम इसमें जानेंगे कि आंकड़ों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। उन्हें हम टेबल वाइज यानी कि तालिकावार, या आरेखी यानी कि कभी कभी हम ग्राफ के ज़रिए भी उनको प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्यामिति, आरेख, दंड हम इसमें पढ़ेंगे, वृत्त चित्र पढ़ेंगे, आरेख, आवृत्ति आरेख, आयत चित्र, हिस्टोग्राम वगैरह पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, साथ ही साथ ओगाई भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें टाइम सीरीज़ का ग्राफ भी यहाँ पे पढ़ने को, जानने को, सीखने को मिलेगा। इकाई 3 में हम केंद्रीय विभक्ति की मापों में माध्य जो होते हैं, सरल और भारित, समांतर माध्य, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद में मध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। कोरिलेशन के अलावा सूचकांक भी इसमें पढ़ने को आपको मिलने वाला है। तो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। जो दूसरा खंड है अर्थशास्त्र का, उसमें आप पढ़ेंगे भारत का आर्थिक विकास। तो विकास भारत का, इसके अनुभव 1947 से 1990 तक, ये एक फेज था। और उसके बाद में आर्थिक सुधार हुए 1991 से, और अब तक 1920 तक आपकी क्या स्थिति रही, ये दूसरा फेज़ है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति जब आपने की 1947 में, तो उसकी संध्या पर यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त भारत में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, उसका परिचय। पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ सामान्य लक्ष्य थे, वो क्या क्या थे, ये पढ़ेंगे। कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं भारतीय कृषि की, इसकी समस्याएं क्या हैं, नीतियां सरकार की क्या हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल उसका जो व्यू है वो क्या है, और कृषि से संबंधित जो नवीन रणनीतियां हैं वो क्या हैं। उद्योग, उसके लाइसेंस वगैरह, और विदेशी व्यापार, इन चीज़ों को हम यहाँ पे जानेंगे। वैश्वीकरण क्या चीज़ होती है, लिबरलाइजेशन। वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। इन तीनों की नीतियों का मूल्यांकन हम इस चैप्टर में करेंगे, विकास के अनुभव और आर्थिक सुधार यूनिट के अंतर्गत। फिर उसके बाद में इकाई 7 आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ। तो गरीबी पूर्ण और उसके सापेक्ष। गरीबी गरीबी जो है ना, उस पूर्ण है या उसके सापेक्ष है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप जानेंगे। गरीबी उन्मूलन के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से थे, और उनके क्या क्या अचीवमेंट रहे, तो उनका आलोचनात्मक विश्लेषण हम यहाँ पे करेंगे। फिर ग्रामीण विकास, जिसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं ग्रामीण विकास के। साख यानी कि ग्रामीण साख क्या है, ग्रामीण में जो विपणन होता है, गाँव में किसानों की जो उपज होती है उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, विपणन। सहकारी समितियां जो गांव के लेवल पे काम करती हैं। कृषि विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कृषि में आप शामिल करें, जिसमें मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, विभिन्न प्रकार की, और फूलों की खेती वगैरह, तकनीकी खेती, ये सब कृषि विविधता का हिस्सा है। वैकल्पिक खेती, जैविक खेती, ये आप लोगों ने सुना होगा ना, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, तमाम तरह के
सब्जियां जो हैं पोल्यूटेड हो चुकी हैं रासायनिक खादों की वजह से। तो जैविक खेती का महत्व बहुत बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में जैविक खेती बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव रखती है अपने आप में। कुछ ऐसे पहलुओं पे चर्चा होगी। मानव पूंजी यानी कि मनुष्य जो है वो मनुष्य को कैसे कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से व्यक्ति साधन बन सकते हैं, आर्थिक मानव संसाधन, इस पे आप जानेंगे तमाम महत्वपूर्ण बातें। भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास किस किस चरण से होके गुजरे हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ बातें संक्षेप में यहाँ आएंगी। रोजगार, औपचारिक गैर औपचारिक वृद्धि रोजगार में, और अन्य कुछ मुद्दे हैं जैसे समस्याएं और नीतियाँ क्या हैं रोजगार की, और इसी का एक हम समालोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। आधारिक संरचना, इसका अर्थ क्या है, मामले का अध्ययन यानी ऊर्जा एवं स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देखिए, आधारिक संरचना में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब आता है। भारत में आधारिक संरचना यानी आधारभूत जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, उनमें क्या समस्याएं हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं, और उनका एक हम आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। वहनीय आर्थिक विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थ क्या है, आर्थिक विकास का संसाधन और पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे संबंधित तमाम बातें हम जानने वाले हैं इस विषय में जिसे इकोनॉमिक्स करके कहा जा रहा है। और फाइनली 8वीं इकाई है भारत के विकास का अनुभव। पड़ोसी देशों की अगर तुलना करना चाहें तो करेंगे, उसमें भारत की तुलना पाकिस्तान से करनी होगी, चीन से करनी होगी। मुद्दे कौन कौन से हैं विकास की, जनसंख्या का स्तर क्या है, क्षेत्रवार विकास भारत में कैसा हुआ है, यानी कि क्या हमारे यहाँ इक्वलिटी है, क्या हमारे यहाँ विकास समान रूप से हुआ है, तो डेफिनेटली नहीं हो पाया है। विकास के तमाम संकेतक होते हैं, एचडीआई वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम जानेंगे। अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो जो प्रश्न पत्र होगा बहुविकल्पी, कुल मिला के 10 प्रश्न होते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 50, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 150 शब्दों के होंगे, इनकी संख्या 6 होगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 300 शब्दों के होंगे, 3 इनकी संख्या होगी। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1-1 नंबर के होंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के, लघुत्तरीय प्रश्न 6 नंबर, और इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के होंगे। तो हम ये जान पा रहे हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 10 अंकों के, अति लघुत्तरीय प्रश्न 24 अंकों के, और लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 36 अंकों के, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 30 अंकों के होंगे। तो इस तरह से 100 अंकों का आपका ये पेपर होना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि विषय सूची क्या होगी सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। सबसे पहले इसमें आप 10 चैप्टर जो हैं, पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, अर्थशास्त्र की प्राचीन और नवीन परिभाषाएं, भारत का आर्थिक विकास। यहाँ पर कुल मिलाकर के 23 चैप्टर हैं, मॉडल पेपर वगैरह भी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 की, अर्थशास्त्र की प्राचीन एवं नवीन परिभाषाएं। कुछ बातें हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य जो है अपनी दैनिक आवश्यकताओं यानी कि डेली जो उसकी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता रहता है, और ये क्रियाएं आर्थिक हो सकती हैं या अनार्थिक हो सकती हैं। आइए जानते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, धन कमाने के उद्देश्य से, अर्जित करना यानी कमाना, धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में ही आता है। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। अब बात करें अनार्थिक क्रियाओं की, इन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जिन क्रियाओं का संबंध धन से तो नहीं होता, लेकिन वो एक्टिविटीज़ महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फिलहाल धन से संबंध नहीं होने पर तेंदुलकर या विराट कोहली खेलते हैं तो ये आर्थिक क्रियाओं में ही आएगा। लेकिन अगर आप वही क्रिकेट का खेल घर के बाहर जो आपका मैदान है वहाँ खेलते हैं मनोरंजन के लिए, तो ये अनार्थिक क्रिया है। इसका उद्देश्य, इन क्रियाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ, परमार्थ, मनोरंजन, ये स्वास्थ्य लाभ अलग अलग नहीं है, स्वास्थ्य लाभ एक साथ कर लीजिए, बीच में डैश लगा लीजिए, स्वास्थ्य लाभ, ठीक है।
तो इसका उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ होगा, परमार्थ यानी दूसरे का भला करना हुआ, मनोरंजन हुआ, देशभक्ति होगा, प्रेम तथा धार्मिक भावना होगी। आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं, मुझे लगता है ये समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई। अर्थशास्त्र दरअसल जो मानवीय ज्ञान है इसके विकास का नया शास्त्र ही कहा जाता है। ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप से आर्थिक क्रियाओं का आरंभ तब से माना जाता है जब से मानव ने अपनी जीविकोपार्जन हेतु आर्थिक क्रियाओं को करना शुरू किया। तो आर्थिक क्रियाएं बहुत पहले से शुरू हुई, जब से मनुष्य ने अपने जीविकोपार्जन यानी कि रोजी रोटी के लिए आर्थिक क्रियाओं को करना शुरू किया। लेकिन मानवीय ज्ञान के विकास की जो यात्रा है उसमें अर्थशास्त्र एक नवीन शास्त्र है, यानी नया नया शास्त्र ही कहा जाएगा। जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं उन्होंने आर्थिक विचारों को अपने विभिन्न मतों से संबोधित किया, यानी कि अलग अलग जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं वो अलग अलग मतों के हैं और उन्होंने आर्थिक विचारों को अलग अलग परिभाषा दी। अरस्तु ने अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन का विज्ञान कहा, यानी कि घर का प्रबंधन सही से अगर हो जाए तो ये अर्थशास्त्र है अर्थ अरस्तु के अनुसार। तथा जिनोफन जो है, जिनोफन का मानना था कि अर्थशास्त्र, जबकि जिनोफन ने कहा कि अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन की समस्याओं का अध्ययन है। जब बात करें कौटिल्य की, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित अर्थशास्त्री हैं पुराने प्राचीन अर्थशास्त्रियों में, तो उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था तक इसे सीमित रखा। ध्यान रखना, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो दरअसल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। धीरे धीरे अर्थशास्त्र के धन का अध्ययन का विषय बनता जब चला गया तो आर्थिक दृष्टि से इसका सृजन हुआ अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की सन 1776 में एक पुस्तक आई। उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो बेसिकली वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस पुस्तक के आने के साथ ही एडम स्मिथ जो थे वो अर्थशास्त्र के जनक जैसी स्थिति में आ गए, क्योंकि इससे पहले अर्थशास्त्र दरअसल अर्थशास्त्र कम था और अलग अलग विज्ञानों ने इसे अर्थशास्त्र के संदर्भ में 1890 में प्रकाशित हुई एल्फ्रेड मार्शल की एक पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें सर्वप्रथम इस विज्ञान को अर्थशास्त्र नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो रहे हैं एडम स्मिथ, जिन्होंने चूंकि पहली पुस्तक लिखी जो अर्थशास्त्र के संदर्भ में थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा गया। किसे? एडम स्मिथ को। और बाद में ये कब आई थी इनकी किताब? 1776 में। फिर एक लंबे अंतराल के बाद 1890 में एल्फ्रेड मार्शल की किताब आई जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें सबसे पहले इस विज्ञान को अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा की दिशा में आगे जानकारी करने के लिए। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता रहता है। एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है। धन अर्जित करने के उद्देश्य से मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में ही आता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो दरअसल अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे थोड़ा सा अगर हम और कॉम्पैक्ट वर्ड्स में कहना चाहें तो अर्थशास्त्र ने अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को परिभाषित करना यूं तो कठिन है, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग मतों से परिभाषित किया है। कोई ऐसी परिभाषा नहीं है एग्जैक्ट ठीक ठीक जिससे अर्थशास्त्र का स्पष्ट
अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, भौतिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, दुर्लभता यानी कि स्कारसिटी या सिलेक्शन से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं भी कुछ हैं, और अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम धन से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात करेंगे। इसमें जो राइटर्स आते हैं वो एडम स्मिथ आते हैं। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। इसके अलावा जेबी से इन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन के व्यवहार तथा उसके वितरण व उत्पादन से जुड़े हुए नियमों का अध्ययन करता है। किन नियमों का? धन के व्यवहार और उसके वितरण, धन का वितरण और धन का उत्पादन, इनसे जुड़े हुए जो नियम हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है, ऐसा कहा जेएस मिल ने। प्रोफेसर वॉकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें विशेषताएं अगर आप देखें क्या क्या हो गई, धन पे बहुत ज़्यादा बल है। एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी उसमें कहा कि अर्थशास्त्र धन का ही अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी कि धन अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु में स्थान दिया एडम स्मिथ ने। भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया, ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है वही भौतिक वस्तुएं होती हैं, इन्हीं वस्तुओं को धन के अंतर्गत शामिल किया। मानवीय सुख का साधन, धन के माध्यम से ही मनुष्य सभी सुख सुविधाओं को जुटाता है, तो धन ही मानवीय सुख का एकमात्र साधन है, ऐसी मान्यता धन संबंधी परिभाषाओं में रखी गई। स्वहित से प्रेरित आर्थिक मनुष्य की कल्पना, इसमें उस मनुष्य की कल्पना की गई है जो अपने हित के लिए ही तमाम तरह की, अपने हित से प्रेरित होकर के ही तमाम तरह की आर्थिक अंतिम बात जो इसकी विशेषताएं हम पढ़ रहे थे, सामाजिक और व्यक्तिगत हित, इन दोनों हितों में आपस में कोई विरोध नहीं है। जब व्यक्तिगत हित में वृद्धि होगी, सारे लोगों का व्यक्तिगत हित पूरा हो रहा होगा, तभी सामाजिक हित में भी वृद्धि हो रही होगी। इस परिभाषा की आलोचना भी हुई है। इसमें आलोचना जो हुई है ये आपने जाना ही कि इसमें जो अर्थशास्त्री थे वो कौन कौन से थे। एडम स्मिथ के अलावा प्रोफेसर वाकर, जेबी से, जेएस मिल वगैरह, लेकिन इनकी आलोचना हुई। किस वजह से? अनेक दोष हैं इसमें, और आलोचना करने वालों में विलियम मैरिस सबसे प्रमुख थे। इन्होंने इसे घृणित विज्ञान कहा। कार्लाइल नाम के एक अर्थशास्त्री रहे, इन्होंने इसकी तुलना कुबेर विद्या से की है। एक अन्य अर्थशास्त्री रस्किन, जिनका नाम है, ये रस्किन बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, रस्किन एक अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने कहा कि रोटी मक्खन का विज्ञान जो है वो अर्थशास्त्र है। तो कमियां क्या निकाली गई कि धन पर बहुत ज़्यादा अधिक बल दिया गया है और मानव कल्याण की उपेक्षा की गई है। दूसरा, धन का सीमित अर्थ इसमें रखा गया है। इस परिभाषा में इसमें जो रखा गया है केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की धन संबंधी परिभाषाओं का दोष है। सेवाओं को भी रखा गया है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील वगैरह, इनकी सेवाएं भी इसमें वर्तमान में मानी गई हैं, पहले नहीं मानी जाती थी। यानी कि धन संबंधी परिभाषाओं में केवल भौतिक वस्तुओं को माना गया था, ये इसका बहुत बड़ा दोष था। आर्थिक मनुष्य के प्रति गलत धारणा थी। आर्थिक मनुष्य की कल्पना एडम स्मिथ ने की। आर्थिक मनुष्य वह होता है जो धन की प्राप्ति करता है, भले ही स्वार्थ से प्रेरित होकर के क्यों ना करे। इस परिभाषाओं में दया, प्रेम, परोपकार, देशभक्ति तथा नैतिक भावनाओं पर ध्यान दिया ही नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य इस तरह के व्यवहारों में भी परिभाषाओं में धन पर तो जोर दिया गया है, लेकिन उन चीज़ों पर जोर नहीं दिया गया जिनसे धन प्राप्त होता है। धन का और सुख का संबंध विच्छेद, धन से संबंधित परिभाषाओं को धन को भौतिक सुख सुविधाओं का आधार माना जाता है। यह प्रतिपादित किया गया कि धन की मात्रा जितनी अधिक होगी मनुष्य उतना ही प्रसन्न रहेगा, लेकिन इसकी एक अपनी सीमा है। ये हमेशा से उतना ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि सुख का संबंध मानसिक अवस्था से होता है और धन एक भौतिक अवस्था है। उतने ही धन संपत्ति में एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न रह सकता है और दूसरा बहुत दुखी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अवधारणा भी बहुत सही नहीं मानी गई। तो आपने ये जाना चेक पॉइंट 1.1 में, अगर आप देखें अरस्तु ने अर्थशास्त्र को किस नाम से संबोधित किया, बताइए अगर इसका जवाब दे सकें। आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत किस अर्थशास्त्री की पुस्तक से हुई? एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत केंद्र के रूप में क्या था? तो अगर आपको ये प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो एक बार फिर से पढ़िए।
और उसके बाद में हम कल आएंगे इस टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।